नमस्कार, देवभूमि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली विधायकी की शपथ। प्रकाश पंत भवन में विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। जनता का सीएम ने जताया आभार। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज होगी कार्यमंत्रणा की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी लेंगी बैठक। सत्र के एजेंडे पर होगी चर्चा। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर कांग्रेस का देश भर के 7 प्रदेश में भी प्रदर्शन। भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार। 13 जिलों में संस्कृत ग्राम होंगे स्थापित। कांग्रेस भी कर रही फैसले की सराहना। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से, और बात सबसे पहले करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूपीसीएल की 13 परियोजना का लोकार्पण किया। ये परियोजनाएं उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड द्वारा पूरी की गई है। इन परियोजनाओं में 13 यूपीसीएल और 2 पिटकुल की भी योजनाएं शामिल है। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड में ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावना है। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिए सभी को सामूहिक प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज विधानसभा में विधायकी की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में मिली ऐतिहासिक जीत के लिए जनता का आभार भी जताया और कहा कि उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाना है। एक देश एक कानून को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसके लिए सरकार ने कमेटी का गठन किया है। कमेटी ड्राफ्ट तैयार करेगी और सरकार उसे लागू करेगी। सीएम ने कहा कि कॉमन सिविल कोड लागू होने से न्यायालयों में चल रहे वाद विवाद 20% कम हो जाएंगे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में और देश भर में भाजपा कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में भी बीजेपी ने विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अलग अलग विभागों की योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जहां पर सीएम धामी ने योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों से बात भी की। यही कारण है कि आज 4 प्रदेशों में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो इन योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी जानकारी आम जनमानस तक पहुंचे, उसके लिए हमने आज सुबह से एक कार्यक्रम यहाँ पर किया है। सुबह से सभी विभागों की एक प्रदर्शनी हमने यहाँ पर लगाई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 8 साल के कार्यकाल पूरे होने पर पूरे प्रदेश और देश में इस प्रकार के कार्यक्रम हो रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में जगह जगह पर लोगों का इस कार्यक्रम को लेकर अपार उत्साह है, क्योंकि मोदी जी ने हर वर्ग के लिए इसमें काम किया है। गरीबों के लिए योजनाएं बनाई है, दलितों के लिए, शोषितों के लिए, छूटे हुए, समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए लोगों के लिए। बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड में संस्कृत भाषा हमेशा से ही चर्चा में रही। कभी स्कूलों में संस्कृत पाठ्यक्रम को लेकर तो कभी स्टेशन पर उर्दू भाषा को हटाकर संस्कृत में नाम लिखने को लेकर इस पर विवाद भी होता रहा। फिलहाल सरकार राज्य के सभी 13 जिलों में संस्कृत ग्राम स्थापित करने जा रही है। एक संस्कृत विद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार भी कर लिया गया है। जाहिर है कि संस्कृत के नाम आते ही राज्य में फिर एक बार इस पर राजनीति होना तय है। बीजेपी सरकार में संस्कृत के लिए नित्य नए आदेश जारी हुए हैं। इसके तहत संस्कृत भाषा को लेकर शासन की तरफ से प्रदेश में संस्कृत ग्राम स्थापित कर सभी 13 जिलों में एक एक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। हालांकि इसकी रूपरेखा त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के दौरान ही तैयार कर दी गई थी। इस मामले पर सचिव चंद्रेश यादव कहते हैं कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से फैसले को अमलीजामा पहनाने की कोशिशें की जा रही हैं। राज्य के 13 जनपदों में 13 संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किए जाएंगे। 13 गांवों को संस्कृत ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा और उन संस्कृत ग्रामों में कोशिश की जाएगी कि प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी के लेवल पर वहाँ पे संस्कृत माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसके लिए हमने जो संस्कृत ग्राम का कॉन्सेप्ट है उसमें कुछ अध्यापक रखे जाएंगे जो
बिल्कुल बेसिक लेवल पे बच्चों को तैयार करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन देंगे। और इसके लिए जो पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम के लिए संस्कृत शिक्षा अकादमी को इसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा गया है। संस्कृत महाविद्यालयों की स्थिति प्रदेश में देखी जाए तो राज्य में 90 संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय हैं। इनमें 46 संस्कृत महाविद्यालय जबकि 43 उत्तर मध्यमा विद्यालयों की संख्या है। इसके साथ ही एक पूर्व माध्यमा विद्यालय भी स्थापित किया गया है। राज्य में 6 राजकीय संस्कृत महाविद्यालय और विद्यालय भी मौजूद हैं। उत्तराखंड में हिंदी 45% लोग बोलते हैं, जबकि गढ़वाली बोलने वालों की संख्या 23% है। कुमाऊनी भाषा 19% लोग बोलते हैं, तो जौनसारी करीब 2% लोग बोलते हैं। राज्य में उर्दू, नेपाली, बंगाली और पंजाबी बोलने वाले लोग भी शामिल हैं। संस्कृत भाषा पर लिए गए फैसले का कांग्रेस ने स्वागत करते हुए कहा है कि अगर सरकार ऐसा करने जा रही है तो ये काबिले तारीफ है, लेकिन ये फैसला धरातल पर दिखाई देना चाहिए, न कि सिर्फ बयानबाजी तक ही सीमित रहे। बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स का ये मानना है कि सनातन धर्म में संस्कृत एक अहम हिस्सा है और संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, लिहाजा सरकार इसको लेकर गंभीर है। अगर आप इसको मूर्त रूप दे रहे हैं तब तो आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन कई बार देखने को मिलता है, पिछले 5 साल भी हमने देखा कि शिक्षा को लेकर अरविंद पांडे ने जितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं और योजनाएं कही, उसका 1% भी नहीं उतार पाए। लंबा चौड़ा झंडा और ड्रेस कोड की बात करी, सिलेबस बदलने की बात करी, तमाम बातें करी, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं हुआ, नतीजा सिफर रहा। ऐसे में संस्कृत विद्यालय की जो बात है, आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य फैसला है, लेकिन केवल जुमला ना साबित हो। मुझे लगता है कि जहां उनके कैबिनेट मंत्री तक संस्कृत में शपथ लेते हो, तो वहां की अगर दूसरी भाषा के रूप में संस्कृत विद्यमान हो रही है तो ये इसके लिए तो सब लोगों को बधाई देनी चाहिए। और हम लगातार हर जिले के अंदर एक संस्कृत विद्यालय खुले, इस दिशा में सरकार पूरी तरह से वचनबद्ध है, कटिबद्ध है। बहरहाल जो भी हो, लेकिन राज्य सरकारें संस्कृत को बढ़ावा देने की बात तो करती हैं, लेकिन धरातल पर महाविद्यालय और विद्यालयों में ही हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। इन्हीं हालातों को देखकर शायद कांग्रेस संस्कृत को लेकर बीजेपी सरकारों की तरफ से की जा रही कोशिश और फैसले को राजनीतिक मानती है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के साथ ही विद्यालयों और महाविद्यालयों की सूरत हाल पर कितना फोकस करती है। टाइम टीवी के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र कल यानी 14 जून से शुरू हो जाएगा। बजट सत्र को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी आज सर्वदलीय बैठक भी लेंगी। शाम 4 बजे विधानसभा में सभी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक होगी। इसके साथ ही विधानसभा सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी दलों से अपील भी की जाएगी। बजट सत्र के एजेंडे को लेकर भी आपको बता दें कि कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है और वो भी बैठक ली जाएगी। सत्ता पक्ष के साथ नेता प्रतिपक्ष भी कार्य मंत्रणा की बैठक में शामिल होंगे। उधर हल्द्वानी के कांग्रेस कार्यालय स्वराज आश्रम में नवसंकल्प कार्यशाला के दौरान जमकर हंगामा हुआ। कार्यशाला में कांग्रेस विधायक सुमित हृदय सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। बैठक के दौरान जैसे ही मंच से कांग्रेस को मजबूत करने की बात उठी, तभी कांग्रेस से निष्कासित कार्यकर्ता उवैस राजा अपने समर्थकों के साथ बैठक में पहुंच गए और इस दौरान उनकी कांग्रेस विधायक सुमित हृदय के साथ तीखी नोकझोंक और बहस भी हुई। बहस इतनी बढ़ गई कि कांग्रेस विधायक सुमित हृदय और उवैस राजा आमने सामने आ गए, जिससे कांग्रेस की नवसंकल्प कार्यशाला हंगामे में तब्दील हो गई। कांग्रेस के कई नेता हंगामे को शांत करते भी नजर आए। देखिए, नाराजगी का तो हमें पता नहीं। हम लोग तो कांग्रेस के प्रोग्राम में आए थे और जब हमने कांग्रेस की सदस्यता कभी ली नहीं, ना मेंबरशिप हमने कभी ली है, तो हमें कुछ लोगों ने अगर निष्कासित कर दिया तो अब ये उनकी मर्जी है। हमने तो कभी कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है। अगर सदस्यता ली हो या हमने कभी कांग्रेस की मेंबरशिप ली हो तो आप सार्वजनिक कर रहे हैं लोग कागज। नहीं, देखिए अनुशासन ही जब नहीं होगा, मैं यही कहना चाहता हूँ। और कोई बात नहीं है, अगर सुमित हृदय कांग्रेस के खिलाफ काम करे तो सुमित हृदय को कांग्रेस से निकाल दिया जाए, तो कांग्रेस की किसी भी मीटिंग में सुमित हृदय का कोई आने का वो नहीं है। तो एक व्यक्ति जिसको यहाँ के महानगर कांग्रेस ने, जिला कांग्रेस ने निष्कासित करा हुआ है,
वो चौड़ा होकर कैसे कांग्रेस की बैठक में हमारे चिंतन शिविर में आ सकता है जो व्यक्ति विरोध करता है। देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। जी हां, देश भर के साथ प्रदेश में भी कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। राहुल गांधी के ईडी के सामने पेशी होने पर जो है ये कांग्रेस अपना विरोध जता रही है। राहुल गांधी को आज ईडी के सामने पेश होना है और उसी पर कांग्रेस का ये प्रदर्शन है। राहुल गांधी के समर्थन में कांग्रेस अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है। साथ ही भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई है, नारेबाजी की जा रही है। बता दें कि राहुल गांधी आज ईडी के सामने पेश हो रहे हैं और इसी पर कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन कर रही है और देश भर के साथ उत्तराखंड में भी कांग्रेस का प्रदर्शन है। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विहिप की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया है। बैठक में देश भर के कई बड़े साधु संत शामिल हुए। बैठक में मठ मंदिर, धर्मांतरण, काशी मथुरा, कॉमन सिविल कोड से संबंधित कई प्रस्ताव पास हुए। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलिंद परांदे ने कहा कि देश भर में मौजूद मठ मंदिरों से सरकारी नियंत्रण हटना चाहिए। धर्मांतरण के लिए देश में चल रही ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम संगठनों को रोकने के लिए कठोर कानून बनने चाहिए। इसमें ज्ञानवापी के बारे में जो सारी कोर्ट केसेस चल रही है, तो जो संत आए थे काशी से, उन्होंने उसकी कानूनन जानकारी दी हुई है और सबने विश्वास व्यक्त किया है कि निकट भविष्य में काशी विश्वनाथ का मंदिर, यह जो ज्ञानवापी मंदिर, ये हिंदू समाज के निश्चित रूप से प्राप्त होगा। और केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल ने यह अपनी श्रद्धा जताई। ये तीनों विषय, यह राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ और मथुरा, यह हिंदू समाज के और पूज्य संतों के आग्रह के विषय वो हिंदू समाज को प्राप्त होकर रहेंगे। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने को लेकर उत्तराखंड सरकार अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है। अपर सचिव रामविलास यादव के 60 ठिकानों पर विजिलेंस विभाग ने एक साथ छापेमारी की। भाजपा प्रवक्ता शादाब शम्स ने कहा कि भाजपा जीरो टॉलरेंस का काम करती है और इस सरकार में भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं है। ये 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, और धामी सरकार में भ्रष्टाचारियों के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए लगातार जिस तरह से ईडी के छापे हो रहे हैं या आय से अधिक संपत्तियों वाले के यहाँ आयकर के छापे हो रहे हैं, मुझे लगता है कि आवश्यक भी है। विजिलेंस के छापे पड़ रहे हैं तो ये चोरों को डरना चाहिए कि आखिर गरीबों का ये जो धन आपने एकत्रित किया है कहाँ से आपके पास है, आपको बताना पड़ेगा सरकार को। ये नहीं चलेगा कि आप भ्रष्टाचार करें, ब्लैक मनी इकट्ठा करें और आपके पास कोई कहने सुनने वाला न हो। पुरानी सरकारों का दौर समाप्त हो गया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिवस पर आगामी 1 जुलाई से सपा उत्तराखंड में कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। समाजवादी पार्टी एक विकल्प कार्यक्रम के तहत पूरे प्रदेश में अभियान चलाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सत्यनारायण सचान ने कहा कि पूरे देश की निगाहें विपक्ष के नेता के तौर पर अखिलेश यादव पर है। 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव देश की राजनीति के केंद्र बिंदु के रूप में उभर कर सामने आएंगे। हम एक अभियान शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जन्मदिन है, उस दिन से समाजवादी एक विकल्प की ओर इस पर हम गोष्ठियाँ रखेंगे। प्रदेश के हर जनपद में होंगी, इसी तरीके से पूरे देश में इस तरह की गोष्ठियाँ रखी जाएंगी। और अब कंपैरिजन माननीय मोदी जी का अखिलेश यादव से होगा 2024 के चुनाव में, और अखिलेश यादव राजनीति के केंद्र बिंदु बन करके लगातार तीसरी बार विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक कैलाश मानसरोवर यात्रा इस साल भी नहीं होगी। यात्रा 12 जून से सितंबर के दूसरे सप्ताह तक चलती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के ना होने से कुमाऊं मंडल विकास निगम को करीब 4 से 5 करोड़ के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि हल्द्वानी काठगोदाम से लेकर पिथौरागढ़ गूंजी तक के बीच यात्रा के पड़ाव में काम करने वाले छोटे कारोबारियों के चेहरे भी मायूस हो चुके हैं। चलिए रिपोर्ट में देखते हैं क्या कुछ इसके पीछे मसला है। लगातार तीसरे साल भी विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा रद्द हो गई है। इस बार यात्रा क्यों रद्द हुई है, इसकी वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई, क्योंकि ये मामला विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। लेकिन उत्तराखंड में इस बार भी बम बम भोले की गूंज न सुनाई देगी और न ही देश भर से आने वाली कैलाश मानसरोवर यात्रियों का जत्था दिखाई देगा।
यात्रा रद्द होने से उत्तराखंड को सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नुकसान पहुंच रहा है। उत्तराखंड, जो कि न सिर्फ देवभूमि है बल्कि विश्व प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा की शुरुआत भी यहीं से होती है। यात्रा के पहले 5 पड़ाव उत्तराखंड में पड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा उत्तराखंड में सबसे पहले काठगोदाम, फिर भीमताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ कुंजी नाभि ढंग से होते हुए चीन तिब्बत बॉर्डर तक पहुंचती है। इस यात्रा के न होने से इस बार भी उत्तराखंड में यात्रा का संचालन करने वाली संस्था KMVN यानी कि कुमाऊं मंडल विकास निगम को अकेले 4 करोड़ से भी अधिक का नुकसान होगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित की जाती है और उसमें कुमाऊं मंडल विकास निगम की कुछ भूमिकाएं होती हैं। तो ये जो भी निर्णय है वो भारत सरकार के स्तर से लिया जाता है। यात्रा इस वर्ष अभी नहीं हो रही है, आगे आने वाले समय में जैसे निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार कराया जाएगा। यात्रा के इस बार भी न होने से उत्तराखंड में आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा पर आने वाले सभी यात्री सीमावर्ती क्षेत्रों में न सिर्फ होम स्टे में रहते हैं बल्कि यहाँ के पहाड़ी उत्पादों से बने व्यंजन का भोजन भी किया जाता है, जिससे उस क्षेत्र की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा मजबूत होती है। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो यात्रा हो और आने वाले समय में हमारी सरकार ये व्यवस्था कर रही है कि जाने वाले जो कैलाश मानसरोवर के यात्री हैं वो सड़क मार्ग से जाएं। वहाँ तक सड़क बनाने पर भारत सरकार विचार कर रही है। कोविड अभी इसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और बात करेंगे एक्सटर्नल अफेयर से, उनसे बातचीत करके इस यात्रा को भी हम करना चाहेंगे। और हमारा एक दूसरा भी प्रयास है कि नंदा देवी पीक पर भी हमारी कोई माउंटेनियर्स जा नहीं रहे हैं, तो साल में एक बार एक दल जाए, ये हम चाहते हैं। और हम ये भी कह रहे हैं दलों से कि कोई भी अगर वहाँ गार्बेज या कूड़ा है उसको उठा करके लाएं। तो हम ये चाहते हैं कि हर तरह का कोशिश कर रहे हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा के न होने से पर्यटन कारोबार पर काफी असर पड़ेगा, जिसके बाद अब आर्थिक नुकसान से उभरने के लिए सरकार को आने वाले दिनों में कुछ कड़े और बेहतर कदम उठाने की जरूरत है। टाइम टीवी के लिए हल्द्वानी से योगेश शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार में कोरोना महामारी के कारण पिछले 2 साल तक कांवड़ यात्रा पर रोक लगी थी, मगर इस साल हरिद्वार जिला प्रशासन कांवड़ यात्रा को भव्य रूप में मनाने की तैयारी में जुट गया है। आगामी कांवड़ यात्रा को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एक कोऑर्डिनेशन बैठक की जाएगी, जिसमें आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड पुलिस अपना रोड मैप साझा करेगी, ताकि कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी यात्री और स्थानीय लोगों को परेशानियों का सामना ना करना पड़े। चारधाम यात्रा वो भी आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शंस के बावजूद पिछले वर्षों से 1.5 गुना चल रही है। जो मतलब हमने लिमिट लगाई है, अपर लिमिट, उसके बावजूद भी अभी तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से विगत जो पुराने पीक थे उससे 1.5 गुना पे चले। तो कांवड़ यात्रा हमारे लिए एक नया चैलेंज होगा इस साल, क्योंकि उसमें भी फिर नंबर्स ऐसे ही होंगे मतलब। तो उसकी तैयारी हम शुरू करेंगे अभी जस्ट विधानसभा सत्र के बाद उसकी तैयारी शुरू। गदरपुर में सोशल मीडिया पर संप्रदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के खिलाफ में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच के दौरान एक युवक को हिरासत में लेकर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। मामले पर अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। जी देखिए, कल देर शाम कुछ लोग थाने पर आए थे और उन्होंने एक स्थानीय युवक के विरुद्ध एक संप्रदाय के खिलाफ व्हाट्सएप पर कुछ अभद्र टिप्पणियाँ की गई थी। इस संबंध में उनके द्वारा तहरीर सौंपी गई। तहरीर के आधार पर तुरंत जो है सुसंगत धारा में पंजीकृत किया है। चूँकि मामला सांप्रदायिकता का वो ले सकता था, इसे तुरंत उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया और इसे गंभीरता से लेते हुए रात को उक्त युवक को गिरफ्तार किया गया है। पहाड़ प्रदेश उत्तराखंड जो अपने सौंदर्य की वजह से आकर्षण का केंद्र रहता है, प्रदेश में पहाड़ों की मौजूदगी दृढ़ता का संदेश देती है। पहाड़ों की खूबसूरती और चट्टान जैसे आत्मबल को बचपन से देख रहे युवाओं को भी मनोबल पहाड़ जितना जो है वो मजबूत होता है। यही वजह है कि संघर्ष की हर बेड़ी को पार कर उत्तराखंड के युवा अपनी पहचान को कायम करते हैं। आज ऐसे ही होनहार युवा हेमराज जौहरी के बारे में जानेंगे, जो अपनी प्रतिभा की वजह से सोशल मीडिया का स्टार बन रहे हैं। और तो और सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी हेमराज की प्रतिभा के मुरीद हो गए। चलिए रिपोर्ट पे नजर डालते हैं। उत्तराखंड अपने सौंदर्य की वजह से आकर्षण का केंद्र है।
ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की चट्टानों का मजबूत होना यहाँ के युवाओं का आत्मविश्वास मजबूत करता है और इन्हीं पहाड़ों के बीच शुरू होती है उत्तराखंड के युवाओं के संघर्ष की दास्तां। हौसले से भरा उत्तराखंड का युवा अपने सपने को साकार करने के लिए कभी दिल्ली की सड़कों को चीरता नजर आता है तो कभी कोई पहाड़ों को लांघते हुए अपने सपनों की सीढ़ी चढ़ता है। और यही वजह है कि प्रदेश का युवा अपने सपने को साकार करने के लिए ना दिन देखता है और ना रात। वो तो बस अपने सपनों को पंख देता है। ख्वाब को पूरा कर रहे युवाओं की दास्तां उनके संघर्ष को भी बयान करती है। प्रदेश के कई युवा इन दिनों सोशल मीडिया में अपने जज्बे और हुनर के बूते खूब हर दिल अजीज बने हुए हैं और उनके इस हुनर के वीडियो भी जमकर वायरल हो रहे हैं। इनमें से एक हेमराज जौहरी है। हेमराज जौहरी बेहतरीन कॉर्नर शॉट की वजह से सोशल साइट पर उत्तराखंड के रोनाल्डो के नाम से छा गए हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाला कॉर्नर शॉट खेल रहा ये युवा फुटबॉलर पिथौरागढ़ जनपद के मुनस्यारी के रहने वाले हैं। पिता टेलरिंग का काम करते हैं, लेकिन उनका सपना है कि बेटा एक दिन बड़ा फुटबॉलर बने। हेमराज के पिता इसी सपने को साकार करने के लिए लगातार मेहनत भी कर रहे हैं। पिता ही नहीं, हेमराज खुद एक अच्छा खिलाड़ी बनना चाहते हैं। वायरल हुआ हेमराज का ये वीडियो पेनल्टी लेते वक्त का है। जब बॉल कवर करके गोल के अंदर चली जाती है, आमतौर पर ऐसा कवर रोनाल्डो लिया करते थे। यही वजह है कि सोशल मीडिया में हेमराज उत्तराखंड के रोनाल्डो कहे जा रहे हैं। सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी हेमराज का ये वीडियो अपनी वॉल से शेयर किया है। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। हमारी भी कामना है कि हेमराज अपने लक्ष्य को हासिल करे और दुनिया में देश के साथ उत्तराखंड का नाम भी रोशन करे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दे इजाजत, लेकिन चलते चलते नजर डाल लेते हेडलाइंस में। नमस्कार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ली विधायकी की शपथ। प्रकाश पंत भवन में विधानसभा अध्यक्ष ने दिलाई शपथ। जनता का सीएम ने जताया आभार। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र को लेकर आज होगी कार्य मंत्रणा की बैठक। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी लेंगी बैठक। सत्र के एजेंडे पर होगी चर्चा। राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी पर कांग्रेस का देश भर के साथ प्रदेश में भी प्रदर्शन। भाजपा सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। उत्तराखंड में संस्कृत भाषा को बढ़ावा दे रही धामी सरकार। 13 जिलों में संस्कृत ग्राम होंगे स्थापित। कांग्रेस भी कर रही फैसले की सराहना।